पहला सवाल कि बांग्लादेश में स्थिति क्या है। दूसरा सवाल, बॉर्डर पर सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम है, क्या और सख्ती की जरूरत है। और तीसरा सवाल जो है शेख हसीना को लेकर, इनको लेकर चर्चा चल रही है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में जारी आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दिया और भारत में अब पहुंची हैं वो। शरण मिलेगी या नहीं, इसको लेकर चर्चा भी चल रही है। लेकिन शेख हसीना का भारत से बचपन का रिश्ता है, उनकी पढ़ाई लिखाई भारत में ही हुई। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिलिट्री हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश उन्होंने छोड़ा, उसके बाद दिल्ली की तरफ हेलीकॉप्टर रवाना हुआ। हालांकि वो C-170 जो हरकुलिस विमान है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान, उसमें वो दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली के करीब दरअसल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक वो पहुंची। हालांकि शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे से भारत को तगड़ा झटका लगा है। इससे भारत ने एशिया में अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया है, कहा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की हार भारत के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। हालांकि इसे चीन पाकिस्तान के लिए खुशी की बात मानी जा रही है। ये दोनों देश शेख हसीना और उनकी नीतियों के खिलाफ रहे थे। हसीना ने हाल ही में 1 महीने के भीतर भारत के 2 बार दौरे भी किए। पहले प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में पहुंची, तो उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता के दौर में भी वो भारत आई। इसके बाद वो चीन यात्रा पर भी पहुंची थी, लेकिन चीन की यात्रा उन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी। नाराजगी की बात सामने आई थी। आज के घटनाक्रम से साफ हो गया कि उन्हें छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के कारण बीच में अपना बीजिंग दौरा छोड़ना पड़ा था। चीन दौरे से लौटने के बाद हसीना ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि तीस्ता परियोजना में भारत और चीन दोनों की दिलचस्पी थी, लेकिन वो चाहती थी कि परियोजना को भारत पूरा करे। भारत की तरफ शेख हसीना का झुकाव ज्यादा होने से चीन की नाराजगी की खबर आई थी। जिनपिंग इस बात से चिढ़े थे। हसीना जब चीन दौरे पर थी तो उनसे चीन में कई सवाल हुए थे। क्या ये सवाल थे? तीस्ता परियोजना, आरक्षण विरोधी आंदोलन, सरकार में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पेंशन, पेपर लीक से जुड़े सवाल उनसे पूछे गए थे। $1 अरब की तीस्ता नदी विकास परियोजना से भारत की सुरक्षा चिंताएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए भारत के लिहाज से ये सबसे ज्यादा अहम है। चीन दौरे पर जिस वक्त हसीना पहुंची थी, उस दौरान बीजिंग की तरफ से परियोजना का समर्थन करने में कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई। बीजिंग की तरफ से $5 बिलियन के वित्तीय पैकेज पर पीछे हटने और उन्हें हसीना को पर्याप्त प्रोटोकॉल न देने के बाद हसीना ने अपनी चीन यात्रा बीच में ही रोक दी थी और वतन वापस लौट आई। शेख हसीना को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक लंबी बैठक की उम्मीद भी थी, लेकिन बाद में एक बहुत छोटी सी मुलाकात उनकी हुई, जिसमें चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग उनके मुख्य वार्ताकार बने। यहां तक कि विदेश मंत्री वांग यी ने भी चीन के दौरे पर आई प्रधानमंत्री शेख हसीना से तब मुलाकात नहीं की। इन सब के बाद हसीना ने बड़ा कदम उठाया। वो 10 जुलाई को ही बीजिंग से लौट आई थी, जबकि पहले के कार्यक्रम के मुताबिक उनकी वापसी 11 जुलाई को होनी थी। इन तमाम कारणों से दरअसल उन्होंने अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया। चीन ढाका को 1152 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करने वाला था। हसीना से मुलाकात के दौरान ये घोषणा भी की गई। हालांकि ढाका और मदद की उम्मीद कर रहा था। चीन दौरे से पहले बीजिंग ने ढाका को $5 अरब का वादा किया था, लेकिन हसीना की यात्रा के दौरान सिर्फ $1 अरब की घोषणा की गई। और भी कई कारण हैं जिससे भारत चिंतित है। खास करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत विरोधी भावनाएं पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आईएसआई का हाथ है, चीन का हाथ है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो अगला चरण आतंकी गतिविधियों की शुरुआत बांग्लादेश में हो सकती है। इस पूरे मामले में चीन की भूमिका लगातार संदिग्ध रही है, सवालों में रही है। लेकिन शेख हसीना के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध लगातार रहे हैं चीन के, जिसके चलते माना जा रहा था कि वो सीधे तौर पर इसमें भाग न लेकर पाकिस्तान के जरिए, आईएसआई के जरिए अपना हित साध रहा है। अब बात करते हैं बीएनपी की, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की बात करें तो उसे चीन के ज्यादा नजदीक माना जाता है। अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी है, मुजीबुर रहमान की पार्टी है, वो भारत के ज्यादा नजदीक रही है। ऐसे में अगर शेख हसीना अब हट गई हैं, तो भारत से बांग्लादेश की बढ़ती करीबी पर भी अंकुश लगेगा। ये चुनौती है भारत के लिए। बांग्लादेश के अवाम शुरू से ही 2 धड़ों में रही है। एक धड़ा कट्टरपंथियों का है, इस्लामिक कट्टरपंथ का, जो पाकिस्तानी सेना का जुल्म सहने के बाद भी पाकिस्तान के आज भी करीब है। पाकिस्तान के लिए इस हिस्से में इन लोगों में आज भी एक सिंपैथी है, कनेक्शन है। हालांकि ऐसे कट्टरपंथियों की संख्या बहुत कम है। ये कट्टरपंथी समुदाय मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के और जमात इस्लामी के समर्थक रहे हैं। बीएनपी पाकिस्तान के करीब माना गया है। बीएनपी की नेता बेगम खालिदा जिया रही हैं। बांग्लादेश के एक पूर्व सैन्य शासक की बेगम है। बांग्लादेश का इतिहास रहा है, जब सरकार कमजोर होती है तब बीएनपी और कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो जाती हैं। लेकिन अब यहां पर क्या फिर से इसी तरह की स्थिति होगी? और अगर ऐसा होगा
तो भारत के लिए चिंताएं क्या हैं, क्या वहां की हिंदू आबादी के लिए भी चैलेंजेस हैं, और खास करके भारत ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है अपने रिलेशन में बांग्लादेश से। कई सारी परियोजनाएं भारत ने बांग्लादेश में डेवलप की हैं। 2008 के बाद से ही दोनों देशों में रिश्ते भी बेहतर हैं। पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आलोक सर और विनोद दत्ता सर। त्रिपाठी सर, आपसे ही समझेंगे कितना रोल इसमें माना जाए पाकिस्तान का और चीन का, और खास करके ये कहा जा रहा है कि जो एम्बेसडर्स हैं वहां, उनकी तरफ से भी इसमें दखल देने का प्रयास लगातार किया जाता रहा है और अब भी ऐसा किया जा रहा है दोनों मुल्कों के। देखिए, मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें पाकिस्तान और चीन दोनों का रोल है। इसको जियो स्टैटिक हिसाब से देखिए तो देखिए ऐसा है कि भारत के नॉर्थ में, उत्तर में चीन है जो भारत का दुश्मन, पश्चिम में पाकिस्तान है जो अपने को भारत का दुश्मन मानता है, हालांकि हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका जिनकी डिप्लोमेसी ढुलमुल होती रही है, कभी भारत के पक्ष में कभी भारत के विपक्ष में। पूर्व की ओर बांग्लादेश है जिसके साथ भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा का। अब पूर्व की ओर के देश को अस्थिर करने के लिए और भारत विरोधी बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान मिलकर के ऐसी साजिश रचें तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक चीज और देखिए कि तीस्ता परियोजना को वहां से लेकर के शेख हसीना ने चीन से लेकर के भारत को दे दिया। शेख हसीना ने जब वो 72 बीघे वाली जो वो थी एनक्लेव थी उसको ठीक कराया, उसको भारत के साथ मिलकर ठीक कराया। उस झंझट को भारत का तीस्ता के साथ जो भी वो था समझौता होने वाला था, ममता बनर्जी की वजह से नहीं हो पाया। और इसके साथ ही देखिए कि बांग्लादेश के दक्षिण में एक टापू पर चीन कब्जा करना चाहता, चीन बांग्लादेश से उसको लीज पे लेना चाहता था ताकि वहां चीन अपना सैन्य अड्डा बनाए, लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने उसको नहीं दिया। तो चीन इन सब मामलों से खफा था और पाकिस्तान दूसरी ओर खफा था। ये चाहते थे कि भारत को चारों ओर से घेरा जाए। तो ये उनकी कूटनीति थी, ये उनकी छद्म नीति थी जिसमें वो एक तरह से सफल हुए। और अभी आप देखिए, अभी जो जनरल ने कहा, वहां के बांग्लादेश के जनरल ने कहा कि नहीं हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, उस मीटिंग में आवामी पार्टी को नहीं बुलाया गया, उस मीटिंग में जेयूआई को बुलाया गया, उस मीटिंग में बीएनपी को बुलाया गया जो कि पाकिस्तान समर्थक और चीन के समर्थक हैं। आवामी लीग को एक तरह से सिस्टमेटिकली खत्म कर दिया जा रहा है। वो एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसका नेता देश छोड़ के चला गया है, तो उन लोगों को, उनके कैडर को मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके ऑफिस को बर्बाद किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर केयरटेकर गवर्नमेंट एक इलेक्शन डिक्लेयर भी करती है तो निश्चित है कि आवामी पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और आवामी पार्टी के कैडर उसमें इलेक्शन नहीं ले पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो सरकार किसकी बनेगी? बीएनपी की और मौलाना लोगों की जो कि भारत के विरोधी हैं। इसलिए भारत के लिए बहुत चिंता का विषय। बिल्कुल, वक्त मेरे पास कम है। दत्ता सर, छोटा सा रिएक्शन आपसे, और आलोक सर आपसे छोटा रिएक्शन। हिंदू आबादी के लिए क्या चुनौतियां बढ़ गई हैं दत्ता सर, 30 सेकंड में अगर बताएं। बिल्कुल यकीनन, क्योंकि जिस तरह से जो सूरत हाल देखी जा रही है और जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, तो वहाँ जो हिंदू आबादी है उस पर भी संकट रहेगा, उनको भी बिल्कुल अट्रॉसिटीज का सामना करना पड़ेगा। और भारत को चाहिए कि मतलब कोई कदम, जब थोड़ी सी स्थिति संभल जाए तो हमें उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए भारत को स्टेप इन करना पड़ेगा। और जैसा त्रिपाठी साहब ने बताया कि साहब, ये मैं भी इस बात से मानता हूं कि इसमें यकीनन चीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि बिकॉज बहुत अच्छा एलाई भारत का बांग्लादेश और नेपाल के साथ भी यही हुआ। कम्युनिस्टों की सरकार में नेपाल भारत के रिलेशंस भी खराब हुए, उसी मोर्चे पर ये भी है। इसको भी हम जोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि अगर इस तरह से और भारत ने अगर कोई एग्रेसिव रुख नहीं अख्तियार किया तो इसी तरह से वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको बिल्कुल वक्त थोड़ा सा कम है सर, माजरत, माफी चाहूंगा। आलोक सर, छोटा सा रिएक्शन ही, विदेश नीति के लिए क्या चैलेंजेस हैं और बॉर्डर पर कितना चैलेंज? एक तीसरा मोर्चा भी जो है हमें सुरक्षित करना होगा, जैसा आपने खुद कहा। विदेश नीति के लिए चैलेंज ये होगा कि हालांकि हम ये जानते हैं कि शेख हसीना ही हमारी सपोर्टर रही हैं और उनके रहने के
रहने पर ही हमारी जो भी इंटरेस्ट है वो सर्व होगा। लेकिन फिर भी हम परोक्ष रूप से अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे ताकि आने वाली जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश में वो भारत के भारत से बहुत ज्यादा आहत हो। हम क्योंकि डिप्लोमेसी यही होती है कि हम ऐसा परोक्ष रूप से कदम न उठाएं कि बांग्लादेश कैसे जैसे हमने म्यांमार वाले केस में किया कि पहले हम वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहेंगे, वैसा ही होगा। और अगर ऐसा होगा तो शरण को लेकर क्या करेंगे? नहीं, हाँ देखिए, ऐसा है कि हम शेख हसीना को छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी बहुत गाढ़े समय में उन्होंने हमारा साथ दिया है और उनके कारण हमारे संबंध अच्छे रहे। बिल्कुल, एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है।